एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज फर्स्ट टॉपिक में है महीने का पहला दिन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू की न्यूज आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और साथ ही साथ एडिटोरियल्स। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के सभी न्यूज आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस जो हमने डिस्कस किया और द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स सभी अवेलेबल हैं इस चैनल पे। ये उनके इन्फॉर्मेशन है जो पहली बार आज जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर यूपीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, बैंक की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, पर मेजोरिटी में मेरा टारगेट रहता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि इस चैनल का नाम है अनंत आईएएस पीसीएस 007। तो यूपीएससी के लेवल का जो सिलेबस है जिसको हम जनरल स्टडीज कहते हैं, वहाँ उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए और एसएससी के बच्चों के लिए जो जनरल स्टडीज वाला, जो जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। डेथ आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना, ठीक है। ऐसा ही पहले भी कई सालों पहले एक केस हुआ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नाम में जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट। ऐसा ही एक रेफरेंस अगर आपको याद हो, पढ़ा हो आपने, जो नए हैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी याद रखिएगा। इसके ऊपर कई बार आर्टिकल्स पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेजेडी हुई, इसमें 11 लोगों की मौत हुई और जो फैलने वाली गैस है, एनडीआरएफ एयर क्वालिटी सेंसर डिटेक्टेड हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फैली, बट द सोर्स ऑफ द गैस इज येट टू बी आइडेंटिफाइड। Victims were from the 3 families, all hailing from उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। तो इसमें एनडीआरएफ के जवान पहुंच के उन्होंने सहायता और मदद पहुंचाई है। और द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ compensation of 2 lakh each for the kin of the death. An amount of 50,000 and free medical care will be given to those who came critically ill and undergoing treatment, he added. तो इसको आप पढ़िएगा, जहाँ पे आपको सोशल इश्यूज वाला जो केस आता है, जहाँ पे इस तरह की अगर इंटरनल सिक्योरिटीज वाले इश्यूज जहाँ पे आते हैं, जो हमारे खुद के देश के अंदर की समस्या से जूझने वाले जो केसेस बनते हैं GS 2 और 3 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। और जब ये न्यूज और इवॉल्व होगी, जब कारण पता चलेंगे क्यों ये फैली गैस और कैसे क्या हुआ, तो बाकी चीजें हम उस वक्त कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए टॉक्सिक गैस का नाम जो थी वो थी हाइड्रोजन सल्फाइड, और लुधियाना में गैस ये हुआ ये केस, और साथ ही साथ टॉक्सिक गैस एक्ट ग्यासपुरा इन लुधियाना ऑन संडे, ठीक है। तो ये चीज अभी आप याद रखिएगा। अभी ये न्यूज इवॉल्व होगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है ग्रे एरियाज इन लॉ बैनिंग प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नीड फिक्सिंग, सेज हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कुछ ग्रे एरियाज हैं उन नियमों में जो बनाए गए हैं बैन करने के लिए प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नीड फिक्सिंग। ये क्या चीज है? जिसमें जन्म से पहले बच्चे का जेंडर तय कर पता चल जाए, जहाँ जो कि मेल है या फीमेल है, जो हमारे देश में बैन है, उसमें कुछ ग्रे एरियाज हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों की वजह से और कुछ गलत डॉक्टर्स की वजह से भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ग्रे एरियाज बढ़ रहे हैं। उसके लिए हाई कोर्ट ने इस बात को बोला, उसको लोकेट करने की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिमार्क्ड दैट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, पीसीएपीएनडी एक्ट नीड कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। जब भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो वो चाहे डॉक्टर्स के लेवल पे हो, चाहे लोगों के लेवल पे हो, याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ क्लिनिकल फैसिलिटीज या क्लिनिकल पर्संस के इन्वॉल्वमेंट की बात होती है तो गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट तो है जो गलत काम कर रहे हैं, सारे नहीं। एंड ऑफ कोर्स लोगों के इन्वॉल्वमेंट की भी बात है कि वो किस हद तक इस नियम को मानते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। तो कुछ ग्रे एरियाज है उसको कंसिडर करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। तो ये हमारे सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमारे GS 2 वाले, अगर इसमें कोई बड़ा चेंज आता है तो GS 2 वाले सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट होगा। राइट टू लिव एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू लिव और राइट टू सर्वाइव, राइट सर्वाइवल और जिसे कहें राइट टू लिव वाला सेक्शन है, उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें कुछ पनिशमेंट भी अवॉर्ड करने की बात है। लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। कॉपर प्लेट्स ब्रिंग इनटू फोकस शीला भद्रिका एंड हर पोएट्री। जी जो नाम है शीला भद्रिका, ये आपके प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पोएट्री याद रखिएगा कि पोएट्री है तो कोई पोएट रही होंगी। और ये न्यूज है, ये इवॉल्व कैसे हो रही कि बराहा की एक सील मिली है बादामी चालुक्य के रूलर्स के टाइम पे, और ये मेरे ख्याल में आपके लिए प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं इस पूरे आर्टिकल में। अगर आप देखें, छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं पर वो सारी की सारी बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है।
और ऐसी ही तैयारी की जाती है। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री particularly that of the ancient world here sources are few and far is often linked to detective work. Researchers at the Pune based भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरी का नाम याद रखिएगा, BORY पूछा जा सकता है क्या है ये, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट which focuses South Asia's largest collection of manuscripts and rare texts, recently embarked on a mission after which they claim to have shed new light on Sheila Bhatrika, the celebrated Sanskrit poetess of ancient India, by establishing her as a daughter of the famed चालुक्यन एम्परर पुलकेशन द्वितीय और सेकंड और बादामी, इन दोनों की ही टाइम की पोइटेस है, संस्कृत पोइटेस है, ऑफ एंशिएंट इंडिया, बाय एस्टैब्लिशिंग हर एज अ डॉटर, जिन्होंने अपने एस्टैब्लिश किया अपनी डॉटर, उनकी डॉटर की तरह, किनकी डॉटर भाई, ऑफ द फेम्ड चालुक्य एम्परर पुलकेशन सेकंड ऑफ बादामी, बादामी के जो चालुक्य एम्परर थे पुलकेशन सेकंड की डॉटर के रूप में उन्होंने अपने खुद को इवॉल्व किया. Following the decoding of inscriptions on copper plates early this month, the noted Sanskrit scholar Dr. Srinand Bapat, registrar and curator of Bori, said it was reasonably certain that Sheila Bhatrika was a Chalukyan princess, possibly the daughter of Pulkeshin II, who ruled from 610642 CE and had defeated Harshvardhan of Kannauj in a battle near the banks of Narmada River. So ये हिस्ट्री हम पहले ही पढ़ते हैं, GS1 में पढ़ते हैं ना, तो उस वक्त की जो चालुक्य से टाइम का ड्यूरेशन याद रखिएगा, किसने किसको बीट किया वो भी पढ़ना जरूरी है, और ये शिला भद्रिका पोइटिस को भी बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है. उसके साथ ही और भी चीजें इसमें हिस्ट्री के नाम पे दी हुई हैं, आप इसको नोट्स जहां बनाते हैं GS1 के लिए पढ़ लीजिए, नोट्स रिवाइज कर लीजिए. मेरे ख्याल में ये प्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आराम से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम सेलिब्रेटेड स्प्लेंडर. सो अगर आप इस पिक्चर में देखिए तो बहुत सारे एलिफेंट्स आपको दिखाई देंगे, एशियाटिक एलिफेंट्स हैं, इनको सजाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है त्रिशूर के पूरम फेस्टिविटीज या फेस्टिवल के लिए, और इसको ये विटनेस करते हैं कुडामट्टम सेरेमनी, इसका नाम है कुडामट्टम सेरेमनी, जहाँ पे एशियाटिक लायंस जो हमारे इस इलाके में मिलते हैं साउथ में, उनको सजाया जाता है और बहुत भारी भीड़ वहां इकट्ठी होती है. त्रिशूर पूरम या फिर इसका नाम जो है कुडामट्टम, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या होता है, किस इलाके में है, इस तरह के सवाल प्री में बन सकते हैं. नाउ आज का एडिटोरियल, कई सारे एडिटोरियल्स हैं बट कुछ ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में है, जिसमें से ये एक है, इंडिया इज SDG प्लेज गोल एंड द स्ट्रेटेजी टू अप्लाई. SV सुब्रमण्यम इज अ प्रोफेसर ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ एंड ज्योग्राफी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है. इसमें सर कहते हैं कि SDG के गोल्स को अवेल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए इंडिया को क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए और अभी तक का इंडिया का रोल क्या रहा है. द कंट्री नीड्स टू replicate its COVID-19 response plan to succeed in meeting its SDG targets. The Prime Minister Modi, while addressing the first meeting of finance ministers at central bank governors under India's G20 presidency held on February 24-25, expressed concern that progress on SDG seems to be slowing down. तो जब मोदी साहब ने खुद ही इसको कहा है कि हमारी की कंसर्न रही है SDG के गोल्स को अचीव करने में स्लोइंग डाउन, मतलब धीमा चल रहा है काम धाम सब कुछ. But regardless of the global progress that he has made to date, the sheer population size of India means that realizing sustainable development goals as a global scale is intrinsically tied to the success of India. ठीक है, तो हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. UN के हम चार्टर में लिखी हुई सारी चीजों को मानना हमारा काम है, साथ ही साथ SDG के गोल्स को पूरा करना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके लिए हमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, सर ये कहना चाहते हैं. और मोदी साहब ने खुद ही कहा है कि SDG के गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ जो गति है वो थोड़ी सी धीमी है, स्लोइंग डाउन है. नाउ इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो मिक्स अप्रोच है, जहां तक ये देखा जा रहा है कि 231 यूनिक इंडिकेटर्स में हम 17 SDG गोल्स जो है उनके 231 इंडिकेटर्स को पूरा करने में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ये सारी के सारे पूरे करने में बहुत जद्दोजहद है. साथ ही साथ ये पूरे करने हैं टू बी मेट बाय 2030 तक हमको इसको मीट करना है. और हमें COVID-19 की अपने जो नियम कायदे कानून रहे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के साथ ही साथ रेप्लिकेट करने की भी जरूरत है. इसकी बात वो कहते हैं अभी भी हम आधा रास्ता ही तय कर पाए हैं इनको पूरा करने में. अगर हम 2030 को अपना टारगेट बनाते हैं तो
उसके बाद लेसन फ्रॉम कोविड-19 अप्रोच से हमें क्या सीखना चाहिए? डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ पॉलिसी रिस्पॉन्स टू अ प्रेसिंग इशू इज बेस्ट viewed as an optimization problem relying on the political will, responsive administration, adequate resources and sound data. ये सारी चीजें हमको चाहिए तभी जाके हम कुछ अचीव कर पाएंगे. और साथ ही साथ इंडिया adopted an optimization approach to the COVID-19 pandemic and thus it was given the focus and resources necessary to succeed. ठीक है. अच्छा, अब हमको जो समझने वाली बात वो ये है कि डिकेडल प्लान कौन, डिकेडल का मतलब होता है कि 10 साल में कौन सा प्लान हमें ऐसे बनाना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले टारगेट्स को पूरा कर सके. भाई 2023 में तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमको पूरा करना है 2030 तक. कितने साल रहते हैं? 7 ईयर्स. तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का टाइम, या फिर अगर ये बढ़ जाता है या 2034 तक जाता है तो शायद हो सकता है कि 10 साल पूरे मिले. अदरवाइज हमारे पास 6 to 7 ईयर्स ही हैं इनको पूरा करने के लिए, राइट. तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे टॉपिक को, ज्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा. द इंडिया नीड्स टू इनोवेट अ न्यू पॉलिसी पाथ इन ऑर्डर टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पॉलिसी इन decade ahead. There is no historical precedence to for democratic and an economically open nation on how to deliver development to a business class people in a manner that is healthy and sustainable. तो कोविड-19 की जो रियल टाइम रिस्पॉन्स की जो कवायद थी उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है. साथ ही साथ हमको डेटा चाहिए, हमको रिसोर्सेज चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और एटीट्यूड तो चाहिए. मतलब हमको दिल से ये काम को पूरा करना है, ये भी एटीट्यूड चाहिए हमको, राइट. So to succeed in meeting the SDG target, especially those related to population health and well-being, basically quality infrastructure and gender equality, a similar concerted pioneering nationwide effort would be the need of the hour. तो ये हमारे GS3 वाले सेक्शन में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. इसे कुछ पॉइंटर्स आप नोट्स में लिख सकते हैं और अपडेट भी करते रहा करिए समय के साथ. आज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कह लीजिए या टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में जो छपता है द हिंदू में, उसमें सबसे बढ़िया ये वाला पीस ऑफ टेक्स्ट या आर्टिकल है, स्ट्रे डॉग्स एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट. इसमें बहुत ही प्रेसिंग इशू को उठाया गया है जो आज के समय का इम्पोर्टेंट इशू है. और ये GS2 और GS3 वाले सेक्शन में, GS3 और 2 नहीं कहना चाहिए, 1 वाले सेक्शन में कहना चाहिए, 1 वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बनेगा. मेरे ख्याल में ये मेंस के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकता है. क्यों? स्ट्रे डॉग्स का जो समस्या चली आ रही है उसके ऊपर एक सवाल है, बड़े सवाल. साथ ही साथ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट किसको भी ये केटर करता है. तो इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे. एक तो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रे डॉग्स को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे. वैसे स्ट्रे डॉग्स का जो मुद्दा है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है हर हाल में, पर फिर भी ये कहते हैं कि इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन एन इंक्रीजिंग अर्बन स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन एंड हाउ वेस्ट इज जनरेटेड, कलेक्टेड एंड मैनेज. क्या ये दोनों कनेक्टेड है आपस में? हैज देयर आल्सो बीन अ राइज इन अर्बन solid waste? What role can equitable housing and sanitation policies play? And how is India managing the stray dog problem? ये तीनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं जो आपके मीन्स में एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं. नाउ जिस्ट क्या है इसका समझ लेते हैं. अ पॉपुलेशन बूम इन इंडियन सिटीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू स्टैगरिंग राइज इन सॉलिड वेस्ट. अब जब कूड़ा बढ़ रहा है, जब वेस्ट बढ़ेगा, कूड़ा बढ़ेगा, तो उसके एक्सकेवेंजर्स भी तो आने चाहिए ना. एक्सकेवेंजर्स मतलब जो कूड़े को डीकार्बन कहना चाहिए, कार्बनाइजेशन में कन्वर्ट कर सके, राइट. तो जब कोई भी वेस्ट क्रिएट होता है तो वो एक समय के बाद कार्बन में कन्वर्ट होता है, पर उसके आने के पहले उसके एक्सकेवेंजर्स होते हैं, राइट. एक्सकेवेंजर्स के पहले ये जो नॉन स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए सड़कों पे अवेलेबल हैं, राइट. ये एक समस्या बन रही है अपने आप में. अब पॉपुलेशन बूम इन इंडियन सिटीज हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्टैगरिंग राइज इन सॉलिड वेस्ट. Indian cities generate more than 150,000 metric tons of urban solid waste every day. ये तो अपने आप एक सवाल है, राइट. पर ऐसे मैं कहें कि क्या ये स्ट्रे डॉग्स को पनपाने का या आगे बढ़ाने का एक जरिया बन चुका है. Cities have also witnessed a sharp increase in stray dogs population, which, as per the Operation 2019 livestock census, stood at 1.5 crore. However, independent estimates peg the number to be around 6.2 crore. तो नंबर उनके बढ़ रहे हैं, कहना ही चाह रहे हैं. While there is no evidence to show there is a rising population and municipal waste directly led to an increase in dog bites, experts agree there may be a correct correlation between urbanization and solid waste. ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा इसे फर्क सोचती हूँ, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई सब्सटेंस तो होगा. पर जब भी आप इस तरह के आर्टिकल पढ़ें तो हमेशा 1 वे मत सोचे, हमेशा 2 वे प्रोसेस को लेकर के चलें, उनकी पढ़ें और अपने दिमाग में खुद की ओपिनियन क्या है उसको भी आप तैयार करें कि क्या ये बात कितनी सच है.
और रही बात तैयारी करने की, डेटा ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आप डेटा जो है वो उठा सकते हैं। स्टोरी क्या हुई कि अप्रैल में 65 साल की महिला श्रीनगर को अटैक किया गया स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा, हर होम, राइट। अ गार्बेज कलेक्शन पॉइंट, अ mound of food and poultry waste that becomes food for free roaming dogs in this area was situated in front of her house। तो उसके घर के सामने एक कूड़े का ढेर लगा रहता था, वहां पे ये डॉग्स रहते थे। Frequent reports of dogs attacking people to death have made the मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इशू। और अभी हाल के समय में कई सारे वीडियोस रील्स ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनसे इस तरह की चीजों को देखना और इन सब बातों को पक्का करता है कि भाई ऐसा हो रहा है, स्ट्रे डॉग्स के अटैक बढ़ रहे हैं। What do dog bites have to do with the poor waste management? The carrying capacity, the ability of a city to support a species is determined by availability of food and shelter। वो कहते हैं भाई खाने को मिल रहा है तो कुत्ते पनप रहे हैं, डॉग्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। Dogs thus congregate around urban dumps and such as landfills due to feeding opportunities, right? According to UNEP program, an estimated 931 million tons of food available to consumers ended up to in households, restaurants, vendors, and the food services retailers bins in 2019। तो ये नंबर्स यूएनईपी के हैं। उसके बाद इंडियन होम्स एंड एवरेज ऑन एवरेज कितना खाना हमारे घरों से निकलता है वेस्ट के तौर पे, वो है 50 kgs का पर पर्सन। द रिपोर्ट सेड दिस वेस्ट ऑफन सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर हंगर stricken free roaming dogs that move towards densely populated areas in cities, ठीक है। However, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यही कारण नहीं है, कारण कई और भी हैं। सिर्फ खाना मिलने से क्या बात पक्की हो जाती है? नहीं जी। एक स्टडी और उसमें आती है, इसमें यहाँ पे स्टडी के बारे में नई बात हो रही है, लेकिन जो घरों से निकलने वाले डॉग्स हैं या अगर कहें स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं जो हम लोग पालते हैं, राइट, उनको हम एक समय के बाद घरों से बाहर निकाल देते हैं किसी बीमारी के होने की वजह से या रेबीज या खुजली होने की वजह से, इनकी स्किन में दिक्कत होती है। तो दिल्ली में ऐसा बहुत है कि लोग कुत्ते पालते हैं, उसके बाद जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनको बाहर फेंक दिया जाता है, उनको रखा नहीं जाता, तो वो भी इन स्ट्रे डॉग्स का पार्ट बन जाते हैं। और उनमें कुछ स्ट्रे डॉग्स ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, राइट, जो मांस खा के बड़े होते हैं उनको, और उनकी ये टेंडेंसी होती है कि जो बाहर आते हैं स्ट्रे डॉग से मिलते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाते और वो एक अटैकिंग पोजीशन पे रहते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों पे वो अटैक भी करते हैं। तो ये स्टडी इसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन ऐसे पहले एक और आर्टिकल आ चुका है जहां पर इस बात को कहा गया है। इसमें तो वो यही कह रहे हैं कि भैया अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग और वेस्टेज फूड वेस्ट बढ़ रहा है तो कुत्ते खा रहे हैं और सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट पे स्ट्रे डॉग्स के लिए क्या मैनेजमेंट है, वो भी उसमें कमियां हैं। अगर कमियां मैं गलत कह रही हूँ तो आप उसे ऐड ऑन करिए, उसमें कमेंट्स में लिखिएगा। तो एक फूड तो रीजन है, साथ ही साथ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, जिसमें जो हमारे घर से निकलने वाले डॉग्स हैं उनकी क्या आगे की कहानी हो सकती है, जहां पर उनको घर से निकालने के बाद वो स्ट्रे डॉग्स में जब मिलते हैं तो उनकी लाइफ और सर्वाइवल क्या है, लाइफ साइकिल क्या होता है। और साथ ही साथ जो है इन इफेक्ट प्रेजेंट मोड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट innately promotes urban sprawl, slums, disparity with development of cities managing solid waste has become a daunting challenge। तो ठीक है, समझ में आ जाती है बात, ऑलराइट। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी इसमें वो ऐड करते हैं। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज टू डंपिंग साइट्स एंड द राइज इन डॉग अटैक्स स्पीक टू कोर इश्यूज ऑफ अनप्लान्ड एंड अनरेगुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट। तो बात क्लियर होती ही है। तो इसके साथ ही साथ डॉग बाइट से केसेस भी बड़े हैं जो स्लम्स पे लेकर के सिटी सेंटर्स तक और मेन सिटीज तक आ चुके हैं। तो कंप्लेन ऑफ स्ट्रे डॉग्स की बाइट्स के केसेस को कैसे कैटर किया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, वो भी एक समस्या है। तो ये मेंस के लिए हमारे लिए एक अच्छा सवाल बन सकता है। उसके लिए ऐसे आर्टिकल को जरूर पढ़ेगा, आज की द हिंदू की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब इंडिया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रही है भाई, एबीसी कंट्रोल एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, यही मैं कहना चाह रही हूँ। जो बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है उसको भी अच्छी तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, थ्रू विच म्युनिसिपल बॉडीज ट्रैप, स्टरलाइज एंड रिलीज डॉग्स टू स्लो डाउन द डॉग पॉपुलेशन। तो आगे ना कुछ चीजें, पहला तो ये कि फूड अवेलेबिलिटी जो है वो फूड मैनेजमेंट या फूड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आप क्या करते हैं वो भी होना चाहिए। उसके बाद जो घर से निकलने वाले जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, पेट्स हैं,
राइट? उनके लिए क्या क्या आगे की कहानी है, उनको उनको कैसे हैंडल किया जाए, वैक्सीन किया जाए या फिर उनके लिए कोई पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम है, उस लिहाज से भी इस आर्टिकल को पढ़ने तो आपका यूपीएससी वाले लेवल से एक मेंस का सवाल बन सकता है। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस तो गिव मी अ बिग थम्स अप। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रही थी, पर कल से ऐसा शायद नहीं होगा। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो आपके कमेंट्स और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।